डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सबसे बड़ी विरासत वो भारतीय हैं जिन्हें उन्होंने आगे बढ़ने का सपना देखना सिखाया। एक बार ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेसर ने डॉक्टर कलाम का परिचय अपनी क्लास से कराते हुए कहा था कि अपने 80वें वर्ष में भी भारत के नौजवानों के लिए वो किसी संत के जैसा सम्मान और किसी रॉक स्टार के जैसा करिश्मा रखते हैं। अखबार बेचने वाले एक बच्चे का अंतरिक्ष वैज्ञानिक, रॉकेट इंजीनियर, मिसाइल मैन और अंततः न केवल राष्ट्रपति बनना बल्कि पीपल्स प्रेसिडेंट बनना ये दिखाता है कि अंत में कठिन परिश्रम और योग्यता की ही जीत होती है। डॉक्टर कलाम भारत के लिए जिए और उसी की आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने स्वप्न देखे और अपनी इसी विकसित और शक्ति संपन्न भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए डॉक्टर कलाम ने कई प्रेरणादायक किताबें लिखी, जिनमें से उनकी कई किताबों की समरीज हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी दे चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्रेरणा के इसी स्रोत को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कलाम की एक बहुत ही इंस्पिरेशनल बुक मेरा भारत की। इस किताब को डॉक्टर कलाम ने कई छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए बात करते हैं इस किताब की कुछ चुनिंदा कहानियों की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। हमारी पहली कहानी है तोहफा एक बुरी चीज है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ये उस समय की घटना है जब भारत को स्वतंत्रता मिले अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था और मैं स्कूल में ही था। रामेश्वरम एक सुंदर स्थान था जिसकी आबादी लगभग 30,000 थी। मेरे पिता रामेश्वरम पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए थे। एक दिन मैं अपने घर पर पढ़ रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उन दिनों रामेश्वरम में हम अपने घरों में ताले नहीं लगाया करते थे। एक अजनबी ने दरवाजा खोला, वो अंदर आया और उसने मुझसे पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं। मैंने उसे बताया कि पिताजी शाम की नमाज पढ़ने गए हैं। फिर उसने कहा कि मैं उनके लिए कुछ लाया हूँ, क्या मैं इसे यहाँ छोड़ जाऊँ? चूंकि मेरे पिता बाहर नमाज पढ़ने के लिए गए थे, इसलिए मैंने अपनी माँ को आवाज लगाई ताकि उनकी अनुमति हासिल कर सकूं। चूंकि वो भी नमाज पढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि वह उस सामान को चारपाई पर रख दे। वह जब चला गया तो मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। कुछ देर बाद मेरे पिता आए और उन्होंने चारपाई पर रखे तांबुलम को देखा। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या है, किसने दिया? मैंने कहा कोई आया था और ये आपके लिए दे गया है। उन्होंने तांबुलम को खोला तो पाया कि उसमें एक कीमती धोती, अंगवस्त्रम, चांदी के बर्तन, कुछ फल और मिठाइयां थी। उन्होंने वह पर्ची भी पढ़ी जो उस आदमी ने छोड़ी थी। वह उस तांबुलम और अजनबी की ओर से छोड़े गए तोहफों से बहुत परेशान थे। मैं उनका सबसे छोटा बच्चा था और वो मुझसे बेहद प्यार करते थे और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता था। पहली बार मैंने उन्हें गुस्से में देखा था और वो पहली बार ही था जब मेरी बहुत बुरी तरह पिटाई की गई। मैं डर गया और रोने लगा। मेरी माँ ने मुझे गले लगाया और चुप कराया। फिर मेरे पिता आए और प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखकर समझाया कि आगे से कभी मैं कोई भी उपहार बिना उनकी इजाजत के स्वीकार ना करूं। उन्होंने एक इस्लामी हदीस की कहानी सुनाई जिसके मुताबिक अल्लाह जब किसी व्यक्ति को किसी पद पर बिठाता है तो उसकी जरूरतों की देखभाल वही करता है। यदि कोई व्यक्ति उससे अधिक कुछ भी लेता है तो वह हराम होता है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक अच्छी आदत नहीं है। तोहफों के साथ हमेशा कोई मकसद जुड़ा होता है, इसीलिए तोहफा एक बुरी चीज होती है। यह सांप को छूने और बदले में उसके विष का शिकार बनने जैसा होता है। आज मैं 80 के पड़ाव को पार कर चुका हूँ, फिर भी वह सबक मुझे याद है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उस घटना ने मुझे अपने पूरे जीवन के लिए एक सबक सिखाया। वह सबक मैंने अच्छी तरह सीख लिया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैं आप सबसे यह कहानी इसलिए भी साझा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि किसी को भी किसी ऐसे उपहार के प्रभाव में नहीं आना चाहिए जिसके साथ कोई मकसद जुड़ा हो और जिसके कारण कोई अपने व्यक्तित्व को खो देता है। मनुस्मृति के अनुसार उपहार स्वीकार करने से किसी व्यक्ति के अंदर की दैवी ज्योति बुझ जाती है। मनु ने प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा उपहार लेने से आगाह किया जिसके लेने के बाद प्राप्त करने वाला देने वाले के पक्ष में कार्य करने पर बाध्य हो जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि वह व्यक्ति ऐसे काम करता है जो कानून के खिलाफ हैं और कानून के दायरे में रहना ही अच्छे जीवन का आधार होता है। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है कैसे मुझे अपने पंख मिले। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैं जब अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे शिव सुब्रमण्यम अय्यर की याद आती है।
जिन्होंने मुझे तब पढ़ाया था जब मैं 10 वर्ष का था और पहली कक्षा में था। वो हमारे स्कूल के एक बहुत अच्छे शिक्षक थे और हम सभी बच्चों को उनकी क्लास बहुत अच्छी लगती थी और हम उन्हें बहुत ध्यान से सुना करते थे। एक दिन वे हमें पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक पक्षी का चित्र बनाया और उसके पंख, पूंछ एवं शरीर के साथ सर दिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे पक्षी उड़ान की तैयारी करते हैं और फिर उड़ जाते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि वे कैसे उड़ते समय अपनी दिशा बदलते हैं और वो इस बारे में करीब 25 मिनट तक बोलते रहे। क्लास के आखिर में उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हमें समझ आया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं समझा और तब हमारे शिक्षक ने दूसरे छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें समझ आया। कई छात्रों ने कहा कि उन्हें भी समझ नहीं आया। हमारा जवाब सुनकर वो नाराज नहीं हुए क्योंकि वो एक समर्पित शिक्षक थे। फिर मिस्टर अय्यर ने कहा कि वे हम सभी को समुद्र तट पर ले चलेंगे। उस शाम पूरी क्लास रामेश्वरम के समुद्र तट पर पहुंची। हमने उस सुहानी शाम के समय रेत के टीलों से टकराती और गरजती लहरों का लुत्फ उठाया। पक्षी उड़ रहे थे, मीठी आवाज में चहचहा रहे थे। उन्होंने दिखाया कि समुद्री पक्षी 10 या 20 के झुंड में उड़ रहे थे। हमने पक्षियों की आकर्षक रचनाओं को देखा जिनमें वो एक खास मकसद से उड़ रहे थे और हम ये देखकर चकित थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम इस पर गौर करें कि वे उड़ते समय कैसे दिखते हैं। हमने उन्हें पंख फड़फड़ाते देखा। उन्होंने हमसे ये भी कहा कि हम उनकी पूंछ को और पंखों को फड़फड़ाने के साथ पूंछ को मोड़े जाने पर भी ध्यान दें। हमने बहुत ध्यान से देखा और पाया कि पक्षी उस तरीके का इस्तेमाल अपनी मनचाही दिशा में उड़ान भरने के लिए करते हैं। फिर उन्होंने हम सबसे एक सवाल पूछा कि इसका इंजन कहाँ है और उसे शक्ति कैसे मिलती है। पक्षियों को उनके जीवन से शक्ति मिलती है और वे जो चाहते हैं उससे प्रेरित होते हैं। सिर्फ 15 मिनट में ही हमें सारी बातें बता दी गईं और हमने इस व्यवहारिक उदाहरण की मदद से पक्षियों की उड़ान की गतिशीलता को समझ लिया। तब कितना मजा आया था। हमारे शिक्षक बहुत अच्छे थे। वे हमें सैद्धांतिक ज्ञान देने के साथ ही प्रकृति से उसका व्यवहारिक उदाहरण भी दिखाते हैं। मुझे लगता है कि सही शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए। मेरे लिए यह इतना समझना ही नहीं था कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। पक्षी की उड़ान मेरे अंदर समा गई और अंदर एक खास एहसास जगा। उस शाम को मैंने तय किया कि भविष्य में मैं उड़ान और उड़ान प्रणाली की शिक्षा ग्रहण करूंगा। मेरे शिक्षक की ओर से दी गई शिक्षा तथा उस दिन की घटना ने मेरे भविष्य के कैरियर को तय कर दिया था। फिर एक शाम क्लास के बाद मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि सर कृपया बताइए कि उड़ान के बारे में सब कुछ जानने के लिए मैं कैसे आगे बढ़ूं। उन्होंने धैर्य के साथ मुझसे कहा कि पहले मुझे अपनी 8वीं की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और फिर हाई स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करनी होगी जहां मैं उड़ान के बारे में पढ़ सकता हूँ। यदि मैंने अपनी शिक्षा शानदार तरीके से पूरी कर ली तो मैं उड़ान के विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। यह सलाह और वह अभ्यास जिन्हें उन्होंने हमें दिखाया था उसने मुझे एक लक्ष्य और पूरे जीवन के लिए एक मिशन दे दिया। मैं जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचा तो मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियर की विशेषता हासिल की। इस प्रकार मेरा जीवन एक रॉकेट इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में परिवर्तित हो गया। मेरे शिक्षक की ओर से पढ़ाया गया एक दिलचस्प सबक और फिर एक सजीव उदाहरण से उसे समझाने की घटना मेरे जीवन को एक ऐसे मोड़ पर ले आई जिसने आगे चलकर उसे मेरे पेशे का स्वरूप दे दिया। हमारी अगली कहानी का शीर्षक है कुछ अच्छे लोग। अपनी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा का वर्णन करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक बार वो रॉबिन द्वीप गए थे। रॉबिन द्वीप वही द्वीप है जहां डॉक्टर नेल्सन मंडेला को 26 वर्षों तक एक छोटी सी कोठरी में कैद रखा गया था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अहमद कथाडा जो एक दक्षिण अफ्रीकी थे और जिन्हें डॉक्टर नेल्सन मंडेला के साथ ही बंदी बनाया गया था, उन्होंने द्वीप पर हमारा स्वागत किया। वो कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा दंग उस कमरे की दशा को देखकर था जहां सोने से लेकर अन्य सारी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर मंडेला जिनका कद 6 फीट था, उन्हें रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने के कारण उस कमरे में 26 वर्षों तक कैद करके रखा गया था। इस द्वीप पर उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बीता था। उन्हें हर दिन उस कोठरी से कुछ घंटों के लिए पास की पहाड़ी पर स्थित खदान में पत्थर तोड़ने के लिए ले जाया जाता था। चिलचिलाती धूप में काम करने से उनकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ गई थी। शारीरिक तौर पर असहनीय यातना झेलने के बावजूद उन्होंने दुनिया को दिखाया कि उनमें अदम्य साहस है। और यही वो वक्त था जब उन्होंने हर दिन स्वतंत्रता को लेकर एकदम छोटे छोटे अक्षरों में एक किताब की रचना शुरू की। जेल के वार्डन के सो जाने के बाद वे लिखने बैठते थे।
सूक्ष्म अक्षरों वाली किताब आखिर में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नाम से दुनिया के सामने आई। डॉक्टर मंडेला से जोहानिसबर्ग स्थित उनके आवास में मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। 86 वर्ष के उस इंसान ने खिली हुई मुस्कान के साथ पूरे दिल से अत्यंत भावुक कर देने वाला स्वागत किया। मैं जब डॉक्टर नेल्सन मंडेला के घर में दाखिल हुआ तो देखा कि उस महामानव के चेहरे पर एक प्रसन्नता थी जिसने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के जुल्मों से आजादी दिलाई। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर मंडेला, क्या आप मुझे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के अग्रदूतों के नाम बता सकते हैं? उन्होंने पलक झपकते ही जवाब दे दिया, बेशक। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन के महान अग्रदूतों में से एक थे M.K. गांधी। भारत ने हमें M.K. गांधी दिया और 2 दशक बाद हमने आपको महात्मा गांधी लौटाया। महात्मा गांधी अहिंसा के एक मसीहा थे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यही है भारत की परंपरा, यानी हम जिस राष्ट्र में जाते हैं उसे समृद्ध बनाते हैं। हमारी अगली कहानी का शीर्षक है भय के लिए वक्त नहीं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि 8 जून 2006 को मैंने ये समझने के लिए सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी कि एक लड़ाकू विमान आक्रमण कैसे करता है। उससे पहले की रात विंग कमांडर अजय राठौर ने मुझे उड़ान भरने से संबंधित जानकारी दी। वो मेरे मित्र और शिक्षक थे जिन्होंने मुझे विमान को उड़ाने के साथ साथ लड़ाकू विमान के हथियार नियंत्रण प्रणाली को चलाना भी सिखाया। सन 1958 में जब मैं इंजीनियर बना तब से किसी लड़ाकू विमान को उड़ाना मेरे लिए एक सपना था। हमने जब अपनी पेटियां बांध ली तब सुखोई ने उड़ान भरी और देखते ही देखते 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। उसकी रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक थी। विंग कमांडर राठौर ने कहा कि मैं विमान को पहले बाईं ओर घुमाऊं और फिर दाईं ओर। मैंने एक जी सूट पहना हुआ था, लेकिन फिर भी करीब 3G का गुरुत्वाकर्षण बल महसूस कर रहा था। मैंने सुखोई को बाईं और दाईं ओर तथा लैंड करने से पहले ऊपर और नीचे की ओर जाता महसूस किया। उस उड़ान के दौरान मैंने विमान की विभिन्न एकीकृत प्रणालियों को समझने का प्रयास किया। उन सभी को भारतीय वैज्ञानिकों ने ही तैयार किया था। हमारी उड़ान करीब 30 मिनट की थी। मैंने अपने जीवन के बहुत पुराने सपने और बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा होते देखा। इन सबसे भी अधिक मैंने हवा के योद्धाओं की नेतृत्व क्षमता को भी पहचाना जो हमारे देश के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा में जुटे हैं। मैं जैसे ही नीचे उतरा, कई संवाददाताओं ने मुझे घेर लिया। सबने अपने अपने प्रश्न पूछे। एक ने पूछा, आपने इस उम्र में एक विमान को उड़ाया, आपको डर नहीं लग रहा था? मैंने तुरंत उत्तर दिया, चूंकि मैं उप प्रणालियों के साथ काम करने के तरीकों को समझने और पायलट के साथ विमान को उसकी सही दिशा में ले जाने में व्यस्त था, इस कारण मुझे डरने का समय ही नहीं मिला। हम जब अपने काम में तल्लीन रहते हैं और अपने काम से प्यार करते हैं तो इसका सवाल ही नहीं उठता कि डर हमें अपने वश में कर सके। हमारी अगली कहानी का शीर्षक है एक विश्व नेता का जन्म। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि गांधी जी को लेकर मेरा पहला अनुभव वर्ष 2004 का है, जब मैं दक्षिण अफ्रीका गया था, जहां मुझे दक्षिण अफ्रीकी संसद और 53 सदस्यों वाली पैन अफ्रीकी संसद को संबोधित करना था। मेरी यात्रा के दौरान मेरे कई कार्यक्रमों में डरबन से पीटरमॉरिट्सबर्ग की यात्रा भी शामिल थी। यह सन 1893 के उस सफर के ही समान थी जब महात्मा गांधी भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेन से डरबन से पीटरमॉरिट्सबर्ग गए थे। यह डरबन स्टेशन से शुरू हुई गांधी जी की यात्रा ही थी जिसने आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बदल दी। वो 7 जून 1893 को प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुए थे। वहां उन्हें मुवक्किलों से मिलना था। उनके लिए फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कराया गया था। वह ट्रेन रात करीब 9 बजे पीटरमॉरिट्सबर्ग पहुंची। डब्बे में सवार हुए अंग्रेजों को ये गवारा नहीं था कि एक अश्वेत उनके साथ सफर करे, इसलिए वह बाहर गया और 2 अधिकारियों के साथ आया जिन्होंने गांधी जी को वैन कंपार्टमेंट में चले जाने का हुक्म दिया। बाद में एक श्वेत कांस्टेबल को बुलाया गया जिसने गांधी जी का हाथ पकड़ा और ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। उनका सामान भी फेंक दिया गया और ट्रेन उन्हें वहीं छोड़कर अपने गंतव्य पर चल पड़ी। गांधी जी ने वह रात वेटिंग रूम में बिताई। सर्दियों के दिन थे और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उनके सामान में उनका ओवरकोट पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस डर से उसे नहीं निकाला कि कहीं उनकी और बेइज्जती ना हो। जब मैं पीटरमॉरिट्सबर्ग के रेलवे स्टेशन पर उतरा तो मेरी नजर एक प्लेट पर पड़ी जिस पर लिखा था, इस प्लेट के करीब M.K. गांधी को 7 जून 1893 की रात फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकाला गया था। इस घटना ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। उसी दिन से उनकी सक्रिय अहिंसा का आरंभ हो गया था।
अब उस प्लेट को देखकर मैं उन भावनाओं और विचारों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि उस दिन गांधी जी के मन में क्या चल रहा होगा। वो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पीटर मॉरिट्सबर्ग स्टेशन पर ही थे। इस दौरान उनके मन में अनेक प्रकार के विचार कौन रहे थे। रात 9 बजे से रात 12 बजे के बीच उनके मन में उमड़ रहा एक विचार ये था कि मुझे प्रताड़ित करने वालों को सजा देनी ही चाहिए। फिर रात 12 बजे से सुबह 3 बजे के बीच विचारों का दूसरा झोंका आया, जिसने उनसे कहा कि मुझे दक्षिण अफ्रीका और वकालत छोड़ देनी चाहिए और भारत लौटकर एक सुखी जीवन बिताना चाहिए। सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच विचारों की तीसरी लहर आई। वे ऐसे विचार थे जिन्होंने एक महान फैसले को स्वरूप दिया। पीटर मॉरिट्सबर्ग में सीखे सबक का इस्तेमाल करते हुए मैं अफ्रीका से नस्ल भेद को उखाड़ फेंकने के लिए क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार 7 जून 1893 को सत्याग्रह आंदोलन का बीज डाला गया, जिसने आखिरकार भारत को आजादी दिला दी। हमारी अगली कहानी का शीर्षक है मोची का बेटा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अब्राहम लिंकन का जन्म 1890 के फरवरी महीने में केंटकी राज्य में हुआ था। वे जब केवल 10 वर्ष के थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। वो अपने पिता के साथ इंडियाना के जंगलों में रहते थे। वहां अनेक जंगली जानवर थे। लिंकन की स्कूली शिक्षा महज 18 महीने की हुई थी और वह काफी हद तक स्वयं शिक्षित थे। उन्होंने खेतों में काम करते हुए, बाड़ों के लिए पटरियों को चीरते हुए और इलिनॉइस के न्यू सालेम में एक स्टोर की देखरेख के दौरान ज्ञान हासिल करने के असाधारण प्रयास किए। उनके साथी वकील ने उनके बारे में कहा था कि उनकी महत्वाकांक्षा एक छोटे इंजन के समान थी जो रुकना नहीं जानती थी। ईयर 1858 में लिंकन ने सीनेटर पद के चुनाव में स्टीफन ए डगलस को चुनौती दी थी। वो चुनाव हार गए, लेकिन डगलस के साथ होने वाली डिबेट ने उन्हें देश में पहचान दिला दी, जिसके कारण ईयर 1860 में उन्हें राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि बुजुर्वा, जो एक बहुत घमंडी व्यक्ति था, वह लिंकन के सामने उस वक्त खड़ा हो गया जब वह सीनेट में अपना पहला भाषण देने वाले थे। उसने कहा कि मिस्टर लिंकन, इससे पहले आप कुछ और कहें, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप एक मोची के बेटे हैं। पूरी सीनेट ठहाकों से गूंज उठी। वे उन्हें हरा नहीं सके, लेकिन उन्हें अपमानित जरूर किया। लेकिन लिंकन जैसे आदमी को अपमानित करना कठिन था। लिंकन ने बुजुर्वा से कहा कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे दिवंगत पिता की याद दिला दी। मैं हमेशा आपकी सलाह को याद रखूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं कभी उतना महान राष्ट्रपति नहीं बन पाऊंगा जितने महान मोची मेरे पिता थे। लिंकन ने जिस तरीके से जवाब दिया, उसे सुनकर वहां सन्नाटा छा गया और फिर उन्होंने बुजुर्ग से कहा, जहां तक मैं जानता हूं, मेरे पिता आपके परिवार के लिए भी जूते बनाया करते थे। यदि आपको जूते चुभ रहे हो या कोई भी समस्या है तो मैं कोई महान मोची तो नहीं हूँ, लेकिन बचपन से ही उस कला को सीखा है। मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ और मैं सीनेट में हर किसी से यही कहना चाहूंगा कि यदि मेरे पिता ने आपके भी जूते बनाए हैं और उनमें कोई सुधार चाहिए तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। हाँ, एक बात निश्चित है कि मैं उनके जितना अच्छा नहीं हूँ। उनके हाथ में जादू था। और अपने पिता को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेशक कुछ सीनेटर भी रोने लगे। ये घटना एक महान नेता के अपमान की याद दिलाती है और सारी मानवता को एक सबक भी देती है। हमारी अगली कहानी का शीर्षक है एक पुस्तक की कीमत। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैंने वर्ष 1954 से 1957 के बीच चेन्नई के क्रॉम्पेट स्थित मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की थी। दिसंबर 1955 में, शायद अपने कोर्स के दूसरे साल में, मेरे सारे सहपाठी जाड़े की छुट्टियों पर चले गए थे। उस समय मुझे लगा कि मैंने एक विषय की तैयारी ठीक से नहीं की है और हॉस्टल में रहकर आने वाली परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया। उन छुट्टियों के दौरान एक दिन मुझे अपने बहनोई अहमद जलाल का एक ट्रंक कॉल आया। उन्होंने कहा कि रामेश्वरम में जबरदस्त तूफान आया है और मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं तुरंत आके उनसे मिलूं। मैं भी रामेश्वरम जाकर अपने माता पिता और घर को देखना चाहता था। वो महीने का आखिरी समय था और मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे परिवार के पास भी इतना समय नहीं था कि वो मुझे पैसे भेज सके। मैं समझ नहीं पा रहा था कि घर जाने के लिए मैं पैसे का इंतजाम कैसे करूं। उस समय मेरे पास केवल एक कीमती चीज थी और वह एक कीमती पुस्तक थी जिसे दूसरे साल के दौरान एरोडायनेमिक्स में शानदार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार ने उपहार में भेंट दी थी। वह पुस्तक थी टिमैन्शको और गुडियार लिखित द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, जिसकी कीमत उस वक्त 400 रुपए थी। मेरे लिए उस पुस्तक को बेचने का फैसला बेहद मुश्किल था, लेकिन मुझे घर जाने के लिए कम से कम 60 रुपए की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने क्रॉम्पेट से इलेक्ट्रिक ट्रेन पकड़ी और सेंट्रल स्टेशन के पास मूर मार्केट पहुंच गया।
उन दिनों मूर मार्केट एक ऐसी जगह थी जहां आप नई पुरानी पुस्तकें काफी सही दाम पर खरीद सकते थे। इससे पहले मैंने वहां महज 20 रुपए में लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स की सेकेंड हैंड एक प्रति खरीदी थी और वह मेरे लिए जीवन में दिशा दिखाने वाली पुस्तक बन गई। मैंने जिस बुक स्टॉल से लाइट फ्रॉम मेनी लैम्प्स खरीदी थी उसका मालिक एक धर्मपरायण ब्राह्मण था। मैं उनके पास गया और कहा कि मेरे पास एक पुस्तक है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ ताकि मुझे अचानक घर जाने के लिए जरूरी पैसे मिल जाए। उन्होंने मुझसे पुस्तक दिखाने को कहा और पूछा कि मुझे कितने पैसे चाहिए। मैंने उनसे कहा कम से कम 60 रुपए चाहिए। हालांकि मुझे लग रहा था कि वह मुझे उससे काफी कम पैसे देंगे। उन्होंने पुस्तक खोली और उसका पहला पन्ना पढ़ते ही समझ गए कि मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति ने मुझे वह पुस्तक पुरस्कार के रूप में दी है। उन्होंने तुरंत कहा कि वह उस पुस्तक को नहीं खरीदेंगे। मैं परेशान हो गया और अब तो पैसे मिलने की कोई संभावना ही नहीं रही। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि चूंकि यह पुस्तक डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की ओर से दी गई भेंट है, इस कारण वह मुझे 60 रुपए देंगे। वह उस पुस्तक को मेरे लौटने तक अपने पास रखेंगे और पैसे देकर मैं उसे ले जा सकता हूँ। मैं देखकर बहुत खुश हुआ कि कोई था जो उस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर रहा था और ये भी समझ रहा था कि पढ़ाई में मेरी रुचि है। मुझे पैसे मिल गए और मैं रामेश्वरम पहुंचा जहां मैंने प्रकृति का तांडव देखा, लेकिन मेरा मन वापस लौटकर उस पुस्तक को हासिल करने पर ही अटका हुआ था। मैं जैसे ही रामेश्वरम से वापस लौटा, मूर मार्केट गया, पैसे चुकाए और वादे के मुताबिक अपनी पुस्तक उस नेक दुकानदार से ले ली। उसके बाद मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि जैसे एक माँ अपने उस बेटे से दोबारा मिल रही है जो कुछ समय के लिए उससे बिछड़ गया था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन जरूरत के समय वे धन का भी काम करती हैं। तो ये थी हमारी आज की बुक समरी। अगर आपको हमारी ये बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी ही मोटिवेशनल समरी सुनने को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।